दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। धर्मोहन अपने भाग्य को जी जान से उठकर आजमा रहा था, लेकिन इधर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरिया, पारो और दिव्या अपने घर की तरफ चले आ रहे थे कि जब वे प्रधान जी की हवेली के निकट पहुंचे तो वहां के वातावरण को देखकर चौंक गए। प्रधान जी की हवेली के आंगन में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, जो खड़े हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। एक बाहर खड़े चमचे ने जब हरिया, पारो और दिव्या को आते देखा, उसने दौड़कर इसकी सूचना प्रधान जी के कानों को सुनाई। प्रधान जी ने हरिया की गंध सूंघी तो तुरंत अपना संदेश उसी चमचे से हरिया के पास पहुंचा दिया। चमचा दौड़ा आया, हरिया के पास आते ही अकड़ से बोला, प्रधान जी बुला रहे हैं, वहां चलो। हरिया ने बुलावा सुना तो उसने अपने न्यास आपते पैरों से नए अपराधी की तरह से सिर झुकाए प्रधान जी के दरबार की तरफ चला, और हरिया भी उसके पीछे पीछे भेड़ वाली कहावत को दोहराते हुए चले। गांव के लोगों ने अपराधी परिवार को आते देखा तो सबकी निगाहें उस बहादुर लड़की को देख रही थी। सिर्फ प्रधान जी की दौलत की ताकत को कुछ भी न मानते हुए उसके नाक पर हंसियां चला दी थी। सभी लोग मौनी अवस्था में खड़े थे और वे दिव्या के नूर को किसी देवी दर्शन की भांति निहारे जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी एक बेटी हमारी भी होनी चाहिए। दिव्या ने जब लोगों की नजरें अपने ऊपर पड़ती देखी तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जा रही थी। उसका दिल निकलने पर बैठा इस समय पछतावा सा कर रहा था। लोगों की नजरों से बचने के लिए नजरें झुकाए पारो के पीछे पीछे चलती रही। जब काफी देर लोगों के बीच में से चलते हो गई तो हरिया को सामने प्रधान जी का दरबार दिखाई दिया। कई खाटे बिछी हुई थी जिन पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ प्रधान जी के चमचे थे तो कुछ चटुकारी करने वाले। सबके सब प्रधान जी की एक नजर पर कठपुतली की तरह नाचते थे। कुछ मुस्टंडे भी बैठे थे जिनका मुख्य कार्य अपनी ताकत के बल पर गांव में प्रधान जी का राज स्थापित करना था। इसके अलावा बीच वाली खाट पर प्रधान जी बैठे हुए थे। सर पर पगड़ी, बड़ी बड़ी मूछे और सफेद लंबे पूने का कुर्ता पहने हुए थे। दूर से ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो पुराने जमाने के खानदानी रईस हो। इस समय वे हुक्के की नली हाथ में पकड़े बिना किसी विलंब के हुक्के के धुएं को चूस चूस कर बाहर हवा में छोड़ रहे थे। मुझे इस समय उनके मन की मानसिक परेशानी को अनायास ही दिखा रहा था। धुएं को दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था मानो या कोई ईंट पकाने वाली भट्टी चल रही हो। हरिया दरबार में उपस्थित हुआ। प्रधान जी ने हरिया को सामने पाया तो उन्होंने अपनी लाल
आंखों से हरिया को घूरा। ये चारपाई से खड़े हुए और हरिया की तरफ बढ़े। हरिया बेचारा खूब रोने लगा। जो भी प्रधान जी हरिया के निकट पहुंचे तो हरिया ने हाथ जोड़ लिए और याचना करते हुए से बोला, माफ करना मालिक, गलती हो गई। लड़की नासमझ है, उसे पता नहीं था कि ये लड़का आपका कौन है। मैं ऐसा न करती, जो हर्जाना करना है कर दो। जब तक चाहोगे आपके यहाँ मजूरी कर देंगे, लेकिन लड़की को माफ कर दो। प्रधान जी हरिया ने अपने एक ही साथ में सैकड़ों याचना की। क्या पता देवता पर किस मिन्नत का असर हो जाए, लेकिन ऐसा न था। सामने वाला देवता तो अब भी पत्थर बना अपनी लाल आंखों से हरिया को घूरे जा रहा था। कुछ देर तो हरिया को घूरा, लेकिन फिर विद्या की तरफ नजर घुमाते हुए बोला, तो ये है वो तलवार जिसने अपनी धार से पूरी बिरादरी में हमारे नाक को काट डाला। इतना कहकर प्रधान जी कुछ देर मन ही मन कुछ सोचते हुए चुप रहे और विद्या के तन को घोटते हुए फिर से बोले, क्यों रे कल्लू, यदि इस तलवार को इस गांव के बीच में नंगी कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? जरा हम भी देखें कि इस तलवार की धार कैसी है। पास खड़े चमचे कल्लू ने प्रधान जी की हाँ में हाँ मिलाई। जब भैया भैया और पारू ने प्रधान जी के ये सब सुने तो तीनों नीचे से ऊपर तक सिहर उठे। हरिया को तो ऐसा लगा मानो उसका गला सूख गया हो। उसे पैरों का दम निकल गया सा नजर आया। इधर विंध्या ने प्रधान जी की बात सुनी तो वह भी कांप उठी। उसे अपने शरीर का पानी पानी होता सा नजर आया। वह चारों तरफ अपनी लाचार प्यासी आंखों से देखने लगी। प्रधान जी ने इतना कहा और आवेश में आकर वे जोश के साथ कदम बढ़ाते हुए विंध्या की तरफ चले। इस समय ऐसे खड़ा था मानो सांप ही सूंघ गया हो। उसके हाथ पैर का खून मानो जम गया हो, उससे हिला तक न गया। और जो कुछ दूर घूंघट निकाले खड़ी थी, उसने जब पानी सर से ऊपर गुजरते देखा तो उसने सच्चाई के दामन को अपने हाथ में ले लिया। जोनी प्रधान जी ने अपना हाथ दूसरे के आंचल की तरफ बढ़ा चाहा तो पारा ने अपना घूंघट सर के पीछे फेंक कर हसिया को हाथ में लेकर बीच में विंध्या का कवच बनते हुए आकर बोली, तुम प्रधान होंगे तो अपने घर पे या तो अपने कदमों पर वापस लौट जा, न तो हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पिल्ले का हुआ। दानी ने पारू की आंखों में शेरनी का खून, आवाज में शेरनी की दहाड़ और हाथ में हसिया देखी तो उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। जो बगले झाँकने लगे, उन्होंने एक बार फिर पारू की आंखों में कुछ दरिया नरमी घूमनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई आशा की किरण नजर न आई। उन्होंने वापस लौट जाने में ही अपनी भलाई समझी। ये वापस मुड़े और आंख के इशारों में अपने बड़े लड़के से कुछ कहा। बड़ा लड़का हवेली के अंदर दौड़ा
गया और कुछ देर बाद आया। ऐसा आभास हुआ मानो वह कहीं फोन करके आया हो। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।